प्यारे बच्चों, मैं हूं आनंद जाट और आपको MP 360 बैच में मैं पढ़ाने वाला हूं। मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, वो थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स और MP का इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। सिलेबस में आप देखेंगे तो पेपर 2 के पार्ट बी की यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है मेरा कोर्स मटेरियल रहेगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुझे 9 साल का पढ़ाने का अनुभव है। मैं पिछले 9 साल से इंदौर और भोपाल में पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी और एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। मैंने यूपीएससी 2012 मेंस लिखा है, 2016 का भी मेंस लिखा है ना। और मेरी जो सबसे खास बात है कि मैं इकोनॉमिक्स बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। इजी लैंग्वेज में ऐसा कि टफ से टफ कंसेप्ट, यदि कोई मेरे सामने कोई बिल्कुल जिसने इकोनॉमिक्स कभी देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाएं तो उनको बहुत इजी लैंग्वेज में बिल्कुल प्रैक्टिकल आपकी दैनिक लाइफ से, डेली लाइफ से आपको जोड़ के मैं इकोनॉमिक्स समझा सकता हूँ। और मेरे कोर्स की सबसे खास बात रहेगी कि मेरा जो कोर्स है वो आंसर राइटिंग बेसिस है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न में पढ़ाता हूँ और वो जो कोर्स है उसके अंदर मैं आपको बुलेट पॉइंट पढ़ाऊंगा। मतलब ये जो मेंस के आपके आंसर रहेंगे उसके अंदर आप बहुत बेहतरीन पॉइंट लिख सकें, ये मेरे कोर्स का फीचर रहेगा। बेहतरीन पॉइंट ऐसे कि आपको टॉप स्कोर तक लेके जाए, जनरल कॉमन पॉइंट नहीं। देखो एक बात समझना, आपको यदि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन की बात नहीं करें, आप तो टॉप रैंक की बात करते हैं। टॉप रैंक आपको लेना है तो आपको क्या करना होगा कि अपने आंसर के अंदर बहुत सॉलिड पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कॉमन पॉइंट नहीं, जो सब लिखते हैं वो नहीं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जिसके ऊपर आपकी रिसर्च अलग ही दिखे। तो प्यारे छात्रों, ये कोर्स आपके लिए है ना। इसके लिए आपको मेरा जो है स्पेशल क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी यदि आपको टॉप स्कोर लेना है। तो मैं कुछ वीडियोस जो है आपके यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा अनअकैडमी की कोर्सेज की को समझते हैं। हमारी डेली लाइव क्लासेस होती है हम लोगों की। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस में जो आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके डाउट्स के आंसर्स आपको देंगे, है ना। आपको आंसर्स के पूल समझाएंगे। साथ ही आपकी लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी। आप पढ़ने के बाद जो है अपनी क्विज दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आप का वैल्यूएशन हो जाएगा, मूल्यांकन आपका हो जाएगा कि आपका कितना तैयार है ना। हम लोगों का जो कोर्स है, हम लोगों को ने जो कोर्स बनाया है हमारे 360 बैच वालों ने, वो बड़ा स्ट्रेटजी के साथ तैयार किया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 2021 का मेंस जो है आपका किसी भी हाल में हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, रुकने नहीं देंगे, है ना। आप हमारे वीडियोस को जो है अनलिमिटेड एक्सेस के थ्रू देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, इसलिए आपको मैं कहूंगा कि अनअकैडमी पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप जो है हम लोगों का सब्सक्रिप्शन लीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको हमारी डेली लाइव क्लासेस दिखेंगी, ये हमारे फीचर्स आपको दिखेंगे। हमारे बहुत बेहतरीन टीचर्स जो हैं वो लाइव क्लासेस लेते हैं, टॉप रैंकर टीचर्स हैं। इनके जो कोर्सेस हैं इनको लाखों बच्चे देखते हैं, इनका हजारों घंटों का जो है वो वीडियोस जो अवेलेबल है। और बड़ा कंप्रिहेंसिव सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया है। मतलब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले, बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ाएंगे लेकिन सटीक पढ़ाएंगे। सटीक जितना पढ़ोगे उतना सिलेक्शन आपका नजदीक होगा, है ना। तो आप हमारे अनअकैडमी के पूरे बोर्ड के ऊपर ये चीजें देखोगे। आपको यदि आप इसका एक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप जो है इस तरह से कर सकते हो। इसमें हमारे टीचर्स जो है जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उनको आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए जरा। बेहतरीन टीचर्स हैं, मतलब टॉप रैंकर टीचर्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी सब्सक्रिप्शन लीजिए तो मैं आपको स्पेशल क्लासेस में आंसर राइटिंग पर बेहतरीन टॉप रैंक लाने के लिए पॉइंट्स सिखाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है। आप यदि 1 महीना पढ़ना चाहते हैं तो आपको ओनली 1400 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। और आप यदि 3 महीने पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है 3500 रुपीज पे करने हैं। और 6 मंथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको 5600 रुपीज पे करने हैं। और 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 7000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और 2 साल के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 7000 और 8400 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जो है 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक बात दोस्तों, कि आप यदि हम लोगों का रेफरल कोड यूज करोगे, है ना, जैसे मेरा रेफरल कोड है SP आनंद जाट, तो मैं आपको जो है फीस में करीब 10% मेरी ओर से आपको डिस्काउंट मिलेगा।
है ना। तो आप SP आनंद जाट जो है वो वहां पर लिखकर आप जरूर ये सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो जो है आपको फीस में जो है काफी डिस्काउंट मिलेगा। आपको 12 महीने के लिए करीब 6300 रुपए ही जमा करने पड़ेंगे, और 24 मंथ्स का आप यदि सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 8400 की बजाय 7560 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, ओनली इतना। तो आप इतना मानिए कि ये काफी किफायती है आपके लिए। और मेरे हिसाब से यदि आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो शायद 11 रुपीज पर डे के हिसाब से ज्यादा पर डे के हिसाब से आपको पड़ेगा। मतलब मंथली हम देखें तो 315 रुपए का लगभग होगा, है ना। तो इतना सस्ता कोर्स में आपको इतने टॉप की लेवल के फैकल्टीज मिल रहे हैं, है ना। बड़े शहरों में आप जाते हैं तो आपको बहुत लमसम फीस लगती है, बहुत थोड़ी फीस में आप अनअकैडमी पे अपने घर पे बार बार पलट पलट के आप वीडियोस देख सकते हैं। 15 तारीख से फीस बढ़ने वाली है, इसलिए ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। जो अभी 12 महीने की आप फीस देते हैं 7000, उसकी जगह आपको 8800 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, 2 दिन बचे हैं, आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो। और 24 मंथ्स का जो अभी तक आप 8400 रुपीज देते थे, अब आपको 12800 रुपए पे करने पड़ जाएंगे। लेकिन इसके फायदे हैं, मतलब ये मत सोचो कि फीस बढ़ जाएगी, गलत हो गया ऐसा, नहीं नहीं नहीं, सब उसके फीचर्स मिलेंगे आपको। घर बैठे एक प्यारी सी मैगजीन मिलेगी जिसमें पूरा करंट अपडेट रहेगा, बहुत अच्छा नोट्स रहेगा। कई बार आप नोट्स जो है डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, कॉपी नहीं करवा पाते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं आपको घर बैठे मिलेगी। कोचिंग में हम जब जाते हैं लाखों रुपए फीस भरते हैं, जो फिर हमें नोट्स मिलता है, कंटेंट मिलता है और मैगजीन्स मिलती है, करंट अफेयर्स मिलता है, वो सब चीजें हम इस फीस बढ़ने के साथ देने वाले हैं। तो यदि आपको ये फायदा 2 दिन के अंदर चाहिए, मतलब पुरानी फीस में नई फीस का फायदा चाहिए, तो मेरे भाई समय कम बचा है, आज ही जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। प्यारे छात्रों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। वो होगा, कृषि उत्पादों में विपणन एक गंभीर समस्या है। इज मार्केटिंग ए सीरियस प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? क्या ऐसी समस्या है? विपणन का मतलब समझिए, मार्केटिंग का मतलब समझिए, किसान अपनी फसलों को बेचता है तो उनको सही दाम नहीं मिलते हैं, या उनके साथ धांधली होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी गड़बड़ियां आती है, सेलिंग में जो दिक्कतें आती हैं उसी को कृषि विपणन की समस्या कहते हैं। तो किस किस टाइप की हमारे देश में समस्याएं हैं, उनको बहुत गहराई से हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग लगभग पीएससी में होता है, और आप इसके 99% चांसेस मानिए कि क्वेश्चन पीएससी में पूछा जाएगा। तो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है, इसके पॉइंट्स क्या होंगे। और अभी एक एपीएफसी एक्ट आया है 2020, तो वो क्यों आया, उसकी क्या वजह थी, तो ये जो प्रश्न का मैं उत्तर बताऊंगा, इसी के पॉइंट में आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकेंगे। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी ये पॉइंट्स जो है काम के रहेंगे, बुलेट पॉइंट आपके काम के रहेंगे। तो पॉइंट्स को आप समझिए। पहला पॉइंट, प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य। देखिए, किसानों का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो नो कंपटीशन वाला प्रोडक्ट है। मतलब इनको, इनका जो कंपटीशन है वो खत्म किया गया। आजादी के पहले की स्थिति बताता हूं, अंग्रेजों के दौर के पहले की स्थिति बताता हूं। अंग्रेजों के दौर के पहले क्या था कि हमारे यहाँ किसान खुद अपना प्रोडक्शन करते थे और अपने ही माल को खुद ही बेच लेते थे। मतलब उनके क्या होते थे, नेटवर्क होते थे। मतलब जैसे आप किसी गांव में कोई किसान प्रोडक्शन कर रहा है तो शहर आकर उसको, उसके 10 15 20 50 घर जो होते थे वहां पर उनका नेटवर्क होता था, उनको वहां पर आटा या गेहूं उनको बेचना होता था। ये उनका पूरा सिस्टम चलता था। हुआ क्या, एक कहानी इसकी पूरी आप विस्तृत रूप से सुन लीजिए। 1860 के बाद भारत में अकालों का दौर शुरू हुआ। उससे पहले अकाल भारत में कम ही आते थे, ज्यादा अकाल नहीं आते थे, और अकाल आते भी थे तो हमारे यहाँ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था क्योंकि जनसंख्या कम थी। 1860 के बाद में क्या हुआ कि हमारे देश में जो है देखा जाए तो यूनानी और आयुर्वेद, एलोपैथी, इन चिकित्साओं की जो है वो उसने ग्रोथ अच्छी की, इसलिए लोग मरे कम। पहले लोग पैदा बहुत होते थे, और जो है 19वीं शताब्दी में भी लोग बहुत पैदा हुए, 18वीं शताब्दी में भी लोग पैदा बहुत हुए, और 20वीं शताब्दी में भी बहुत पैदा हुए। लेकिन क्या है कि डेथ रेट जो है वो खत्म हो गया था। इस वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या धीरे 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 बहुत तेजी से बढ़ने लगी। मतलब आप इतना समझिए कि 16वीं शताब्दी के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 2 या 3 करोड़ के लगभग थी,
और ये जनसंख्या एकाएक उठ के 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही जो है 30 करोड़ को क्रॉस कर जाती है, मतलब 10 गुना हो जाती है। मतलब हजारों साल से स्टेबल थी और जो है ये एक दौरान जो है इस टाइम में ये बूम कर जाती है। वजह क्या थी? वहां पे जनसंख्या बढ़ गई। अब हुआ क्या कि फसल का प्रोडक्शन जो है वो होता था, उस पर यदि किसी मौसम की का इफेक्ट पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए तो हमारे अकाल वकाल जैसी समस्याएं आने लगी। उसमें बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे। तो सरकारों ने शुरू किया कि क्यों ना एक सरकारें खुद फसल खरीदें, एक पीडीएस सिस्टम शुरू करें। और उन्होंने जो अंग्रेज सरकार ने 1996 में ऐसा डिसीजन लिया था कि हमें फसलें खरीदना है और जो है निर्धन लोगों तक पहुंचाना। ऐसा नहीं कि अंग्रेज इतने बुरे थे कि लोगों को भूखे मरने देते, नहीं, ऐसा नहीं था। अंग्रेज भी जो है पीडीएस सिस्टम को फॉलो करते थे। ये आजादी के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1940 के दशक में और ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये पीडीएस सिस्टम की वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ। नुकसान किसानों को हुआ। खासतौर पर क्या हुआ कि सरकारें फसल खरीदती हैं, अब सरकार यदि सही दाम नहीं दे तो किसान परेशान। जो किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो इसी बात को लेकर है कि किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। किसानों को सही दाम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि खरीदार एक ही है उनका, कौन? सरकार। तो उनको सही दाम नहीं मिले तो कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? वर्षों से यही समस्या चलती आ रही है। तो किसानों को मार्केट में कंपटीशन नहीं होने की वजह से प्राइस नहीं मिल रहा। एपीएमसी एक्ट जो है अभी इसीलिए लाए हैं कि उनके बीच में जो है कंपटीशन आए, प्राइस इससे हाइक करेगा, है ना। अगला पॉइंट है कि एक वजह है ये जो प्रतिस्पर्धा नहीं होना, ये सब गड़बड़ियां क्यों है? एक ये गड़बड़ी जो है इसको समझिए, इसका मेन कारण ये भी है कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते हैं किसान। किसान एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत दूर है साहब। कैसे दूर है? आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यहां पर लिखा है, आप जो है पूरी स्थिति कंडीशन समझिए। यहां पे आप देखिए कि फसल का भाव क्या है। फसल का भाव जो है किसान को कितना मिलता है? खूब से खूब 1750 रुपए के लगभग उनको प्राइस मिल रहा है। ये फिलहाल कंडीशन यही है। ये बढ़ के एक साल में इतना हो गया है, अभी खूब से खूब 2200 रुपया हो गया। तो ये किसानों को इतना ही फसल का भाव हमारे यहाँ पर मिल रहा है, ये बहुत कम है। और यहीं पर आप जरा इस जगह पर गौर करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे ये 2 किलो आटा करीब 106 रुपए में मिल रहा है। अब आटा बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी, मुझे आप बताइए, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि 20-22 रुपए किलो का आटा 53 रुपीस किलो का हो जाता है? क्या हो जाता है? टैक्स वैक्स भी लगता होगा तो कितना लगता होगा? इतना ज्यादा थोड़ी लगता है कि सीधा डबल प्राइस। और ये आशीर्वाद वाले आटे वाले ने इतनी मेहनत थोड़ी की, इन्होंने तो आटा बनाया और सीधा सेल कर दिया। इनका थोड़ा बहुत मार्केट नेटवर्क है, और नेटवर्क बनाने में भी ये किसान के बच्चों का ही प्रयोग करते हैं। किसान का बच्चा जाता है जॉब मांगने, एमबीए वगैरह करके, और उनसे नेटवर्क बनवाते, उनसे ही सेल करवाते, उनसे ही सप्लाई भी करवाते हैं। और किसान जो है वो अपनी फसल बहुत कम कीमत पर बेचने को मजबूर है। वो मात्र 1735 रुपए में बेचता था 17-18 में, 18-19 में 1840 में बेचने लगा, अभी 2000 में बेचने लगा। कोई ज्यादा उनकी प्राइस नहीं है। और आटा पिसवाने में खूब से खूब 1 या 2 रुपए किलो लागत आती है। यदि आपके पास बड़ी यूनिट है तो और भी कम लागत आती है, और सीधा डबल प्राइस हो जाता है। क्यों? ये एंटरप्रेन्योरशिप कौन कर रहा है? एक फूड प्रोड्यूसिंग यूनिट कर रही है, किसान नहीं कर रहा है ये काम। और किसान ये काम आसानी से कर सकता है, किसान ये काम आसानी कर सकता है। एपीएमसी एक्ट में ये चीजों को, इन चीजों को जोड़ा गया है कि किसान जो है सीधे अपने प्रोडक्ट को फूड कॉर्पोरेशन यूनिट बनाए बगैर भी आटे के रूप में सेल कर सकते हैं। एपीएमसी एक्ट में उनको सुविधाएं दी गई है, ठीक है। अब ये जो स्थिति बनती है, ये जो अभी कंडीशन, करंट की सिचुएशन जो है कि किसान का फायदा जो है बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन का ज्यादा फायदा कौन उठा रहे हैं? बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, किसान और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर जो बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये और ज्यादा अमीर होती जा रही है। इसको हम कहते हैं गुनार मिर्डल का कंसेप्ट कहते हैं। याद रखना, गुनार मिर्डल, है ना। गुनार मिर्डल के ऊपर आपने प्री में एक पॉइंट पढ़ा होगा कि गुनार मिर्डल की पुस्तक का क्या नाम था, है ना, द एशियन ड्रामा करके उनकी पुस्तक का नाम था। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, वो दिया था, उसका नाम था स्प्रेड एंड बैकवाश इफेक्ट, है ना। स्प्रेड एंड बैकवर्ड इफेक्ट, ये इनका कहना था।
स्प्रेड एंड बैकवर्ड इफेक्ट क्या होता है इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। और इसको आपको पॉइंट में जरूर यूज करना है, पॉइंट में यूज करोगे तो आपको रैंक अच्छी मिलेगी। और एक यही क्वेश्चन में नहीं आ सकता ये वाला पॉइंट, ये कई गुणार मेडल के कंसेप्ट में देखिए, एक उदाहरण समझिए। एप्पल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, एक बड़े गरीब देश में बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जाती है, तो सिचुएशन क्या बनती है, मैं गुनार मेडल का कंसेप्ट समझाने के लिए इन चीजों को ले रहा हूं। एक बांग्लादेश में जो है, ढाका में आप जानते होंगे कि साड़ियों का प्रोडक्शन होता है, साड़ियां बहुत अच्छी होती हैं ढाका की, कहते हैं हाथ से बनी हुई साड़ियां होती हैं। और ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि उनको यदि फोल्ड किया जाए तो एक बड़ी माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें पूरी की पूरी साड़ी को फोल्ड करके रखा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है। तो ऐसी साड़ियां ये लोग बनाते हैं, लेकिन इनकी जो साड़ी है वो बिकती कितने में, बहुत कम में बिकती है, क्योंकि इनको सेल करना भी नहीं आता, ये केवल मैन्युफैक्चरर है। खूब से खूब उनकी मंथली इनकम जो होती है वो होती है बढ़कर आपकी जाती है 6,000 रुपए के लगभग उनकी मंथली इनकम होती है। सालाना खूब से खूब इनकी इनकम होती है 72,000 रुपीज तक की इनकी इनकम रहती है। अब इतनी कम इनकम है, अब इनके साथ में क्या होता है थोड़ा देखिए। आप थोड़ा सा मानिए कि ऐसे साड़ी प्रोड्यूसर का बच्चा डिमांड करे कि पापा मुझे आईफोन चाहिए, आई वांट आईफोन फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आईफोन चाहिए। अभी सुना होगा आपने कि एक किसान ने जो है अपनी भैंस बेच दी क्योंकि अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना था, है ना। तो ऐसा जो होते हैं छोटे लोग कर जाते हैं, जो आपके जो छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं कर जाते हैं, जिनको सही दाम नहीं मिलती। ये छोटे नहीं है, ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनको सही दाम नहीं मिलते, इसलिए इनकी इनकम कम हो जाती है। तो इनके साथ ये स्थिति बनती है कि ये जो प्रोड्यूसर हैं इन्होंने साल भर में जितना कमाया, साल भर में जितना कमाया 72,000 रुपीज कमाया साल भर में, 1 ईयर में, ये अपनी इनकम दे देते हैं आईफोन वालों को। किसको देते हैं? आईफोन वालों को दे देते हैं। और आईफोन वाले क्या है, आईफोन बनाने में उनको लगता है मात्र 10 मिनट का लेबर लगता है, और ये आईफोन इनको बेच देते हैं। मतलब ये अपने 10 मिनट की लेबर में इनकी 1 ईयर की लेबर को परचेज कर लेते हैं। कौन? आईफोन वाले। तो अमीर देश जो है और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं। इसी को कहा गया था गुनार मेडल का कंसेप्ट। गुनार मेडल ऐसा कहते थे कि जो है अमीर देशों को गरीब देशों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहां लोग कम विकसित होते हैं वहां पर जो है बहुत ज्यादा रिच और डेवलप्ड लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यही है गुनार मेडल का कंसेप्ट, और इसको आप मेंस के आंसर में फिट कर। एक और चीज, हमारे यहाँ एकीकृत मूल्य श्रृंखला नहीं होने से कृषि वस्तुओं के मूल्य में मूल्य विभेदीकरण, ये भी एक बड़ी हमारे यहाँ की मार्केट में समस्या है, विपणन की समस्या है। आप पूछेंगे ये क्या चीज है, एकीकृत मूल्य श्रृंखला क्या है? देखो क्या होता है कि आमतौर पर आप कोई चिप्स खरीदने जाते हैं, चिप्स का पैकेट, तो अंकल, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अंकल चिप्स 20 रुपए का पैकेट है, किसी दुकान में, चाहे वो मध्य प्रदेश की दुकान हो तो वहां पर भी वो 20 रुपए में मिलेगा, दिल्ली में जाएंगे तो वहां भी 20 रुपए में मिलेगा, जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां भी 20 रुपए में मिलेगा। ये उनका एक ही दाम होना है, इसको कहेंगे हम जो मूल्य स्थिरीकरण, है ना। और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इनमें मूल्य विभेदीकरण है। मतलब क्या स्थिति है, मतलब मैं आपको समझाऊं कि यदि रूरल एरिया में जो टोमेटो है उसका भाव बहुत कम होता है, 20 रुपए किलो होगा, और अर्बन एरिया में वही टोमेटो जो है सीधा पहुंच जाता है 60-62 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। मॉल में तो और महंगा मिलता है, दिल्ली में तो और भी महंगा मिलता है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है ना। इसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा किसान नुकसान उठाता है। प्रोडक्शन करता है वो, मेहनत लगती है किसान की, पर बीच में बिचौली। भाई एक बात बताइए, ट्रांसपोर्टेशन में क्या इतनी लागत लग गई कि 20 रुपए की चीज 60 रुपए की हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बिचौलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो एकीकृत मूल्य श्रृंखला की आवश्यकता भारत में है, और ऐसा लाया जाना चाहिए। एक और पॉइंट है, भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने से हानि का अंतिम भुगतान भी किसानों को अपने समर्थन मूल्य में कम होने के रूप में भुगतना पड़ता है। देखो एक बात समझिए, पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए कि भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मतलब आपके स्टोरेशन, इसको स्टोरेज जो हाउसेस हैं, कोल्ड हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस हैं, हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हमारा जो अनाज है जो सरकार खरीदती है वो ज्यादातर खराब हो जाता है।
ऐसा एफसीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 22% से लेकर 27% तक जो है नुकसान उठाना ही पड़ता है। किसको? एफसीआई को। और वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या तो टैक्स पेयर के पैसों से होगी या किसान को कम कीमत देकर होती है। मतलब अंतिम रूप से भाई जो टैक्स पेयर ज्यादातर तो किसान ही है, भारत की जनसंख्या में ज्यादा भाग किसानों का ही है, तो अंतिम रूप से पे किसको करना पड़ता है? देश की जनता को करना पड़ता है या किसानों को करना पड़ता है? तो ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज हाउसेस लाने की बात है। अभी आपका एपीएमसी एक्ट है, उसमें भी ये पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि स्टोरेज जो है, स्टोरेशन अच्छी व्यवस्था हो, कोल्ड हाउसेस आए, वेयर हाउसेस आए, इसलिए प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करने के लिए भी एपीएमसी एक्ट लाया गया था, है ना। अब ये पॉइंट आप उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएसपी की व्यवस्था। एक बड़ा विवाद भी चल रहा है कि एपीएमसी एक्ट में एमएसपी के लिए कोई जो है पॉइंट नहीं जोड़ा है, उसमें कोई धारा नहीं जोड़ी है। इसका एक कारण है, उसको भी आप गौर से समझिए। क्या होता है कि एमएसपी निर्धारित होने के बाद में किसानों के बीच में क्वालिटी को लेकर कंपटीशन खत्म हो जाता है। बात समझना, एमएसपी तय होने के बाद किसानों के बीच में क्वालिटी को लेकर कंपटीशन खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं का प्रोडक्शन किया और मैंने बहुत बेकार क्वालिटी के गेहूं का प्रोडक्शन किया, लेकिन हम दोनों को लगभग लगभग समान प्राइस मिल रहा है। मैंने उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं लगाया, आपने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर लगाया, आपने मेहनत भी ज्यादा की, आपने कॉस्ट भी अंदर बहुत ज्यादा लगाई ताकि आपका बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन लगभग लगभग दोनों को सेम प्राइस मिलता है। तो ऐसे में ये कंपटीशन खत्म हो जाना, ये एमएसपी की वजह से होता है। एमएसपी की वजह से कंपटीशन खत्म हो जाना, आप समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर सके ऐसा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं, यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ये जो कृषि विपणन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जो है उपाय क्या है? भाई निराकरण तो बताइए कि किसानों की विपणन की समस्या, सेलिंग की समस्या, बिक्री की समस्या कैसे खत्म हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट का नाम है कृषि विकास के लिए मार्केट कंप्लीमेंट्री, मार्केट सप्लीमेंटेशन सिस्टम को डेवलप किया जाना चाहिए। आपको ये मार्केट सप्लीमेंटेशन सिस्टम क्या होता है मैं आपको अभी बहुत अच्छे से उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, लेकिन आपको इस पॉइंट को यूज करना है। मेंस के आंसर में आपने इस पॉइंट को यूज किया तो आप जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको हाईएस्ट नंबर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है ना। इसको किसानों के साथ में पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, सहभागिता के साथ उनको लाया जाना चाहिए। यदि भारत में ये व्यवस्था आ जाए, क्या, मार्केट सप्लीमेंटेशन सिस्टम, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के किसानों को, भारत की पूरी व्यवस्था को बूम करने में समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, भारत की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये मार्केट सप्लीमेंटेशन सिस्टम, बाजार परिपूरक व्यवस्था है क्या। एक किसान है, उदाहरण के तौर पर समझिए, किसान है, 5 रुपए या 10 रुपए किलो में टोमेटो बेचते हैं। एक हमारे पास में एक विलेज है, वहां पर भी ये स्थिति है, 5 रुपए 10 रुपए किलो में बेचते हैं। वहां पे चूंकि प्रोडक्शन बहुत होता है, भाई किसान को इतने में ही सेल होता है, किसान का आपको ज्यादा कीमत में मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन किसान इतने में ही सेल करते हैं। बार तो 2 रुपए किलो तक की स्थिति आ जाती है ना। अभी एक विलेज का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, नाम में उसका बताना उचित नहीं समझता हूँ। उस विलेज में हुआ क्या कि किसान जो 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो में टमाटर बेचने पे मजबूर थे, वहां पर होती है रिलायंस कंपनी की एंट्री, रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश वालों ने क्या किया कि वहां पर एक किसानों के बीच में एक छोटा सा टोमेटो केचप का प्लांट डाल दिया, और इस प्लांट की कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती है, खूब से खूब 1 या 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है। कई किसानों के बीच में इस तरह का प्लांट डाला। अब वो प्लांट में किसानों को कहा जाता है कि आप टमाटर जो है प्रोडक्शन बेचते हैं, सीधा टमाटर बेच देते हैं, उसकी बजाय आप केचप बेचिए। याद रखना, 1 किलो केचप बनाने के लिए 2 किलो टमाटर का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें लागत लगी होती है। अब 5 रुपए किलो में बेचने वाला किसान, वो उनकी लागत, उनके लिए तो टमाटर 1 किलो 5 रुपए के बराबर का ही है, तो वो 10 रुपए की लागत लगा देते हैं और 1 किलो केचप बनाते हैं। और रिलायंस फ्रेश उनसे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने को कहता है, और उसमें कुछ सॉल्वेंट उनको डालना पड़ता है, तो उसकी 10-11 रुपए उनकी लागत आती है। मतलब आप समझिए 20-22 रुपए में केचप तैयार होता है,
और 60 से 70 रुपए में रिलायंस उस केचप को किसानों से परचेस करता है और अपने रिलायंस फ्रेश के जो पैकेट होते हैं उसमें पैक करा के बेच देता है। यहां पर आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहां बहुत अच्छा काम हुआ है। यहां किसान भी फायदे में है, रिलायंस भी फायदे में है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिला है। टमाटर 2 दिन में खराब हो जाता है, केचप साल भर खराब नहीं हो जाता। रिलायंस का केचप यदि भारत में नहीं बिकता है वो यूरोप एक्सपोर्ट कर देते, उनको और ज्यादा प्रॉफिट होता है। किसान जो 10 रुपए में 2 किलो बेच रहा था, वो कितने में बेच रहे हैं? वो 60 रुपए 70 रुपए किलो में केचप बेच रहे हैं। किसको? रिलायंस को बेच रहे हैं। रिलायंस भी मुनाफे में, किसान भी मुनाफे में। जिस क्षेत्र में ये यूनिट लगाई गई उस क्षेत्र में किसान बहुत बुरी स्थिति में पहले थे, लेकिन आज सबसे समृद्ध क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाजार परिपूरक व्यवस्था। यहां जो रिलायंस जो भूमिका निभा रही है, रिलायंस का जो रोल है, इसको यदि सरकार निभाए तो इसको कहेंगे बाजार सप्लीमेंट्री सिस्टम। हाजी मैं आपको बता रहा हूं चीन में यही हुआ है। चीन में जो खिलौने वगैरह बनते थे उनकी प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को प्रमोट किया, सरकार ने उसकी बिक्री की आगे रह के जिम्मेदारी ली और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पर हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ, आज एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है। तो इसको कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप जानते होंगे खादी एवं ग्रामोद्योग का आपने नाम सुना होगा। खादी ग्रामोद्योग सरकार चलाती है, यूनिट चलाती है, उसकी दुकानें सरकार हैंडल करती है। लेकिन खादी ग्रामोद्योग की फसलें जो खादी ग्रामोद्योग के जो प्रोडक्शन होते हैं, वो प्रोडक्शन जो है वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्शन करते हैं। साड़ियां बनाना, कपड़ा बनाना, खादी के कपड़े बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं और कुछ हथकरघा की वस्तुएं होती हैं, वो वहां पर बेची जाती है। तो मैन्युफैक्चरर को एक बड़ा मार्केटिंग करने के लिए, उनका सेल करने के लिए सरकार आगे आ गई है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि एक समय में हमारे यहाँ खादी का कपड़ा बनाने वालों की बहुत बुरी स्थिति, लेकिन आज बहुत अच्छी स्थिति है। वजह क्या है कि सरकार मार्केट सप्लीमेंटेशन सिस्टम में, बाजार परिपूरक व्यवस्था में काम कर रही है। तो ये पॉइंट आप मेंस के आंसर में यदि यूज करते हो तो मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। कॉपी चेक करेंगे वो बड़े खुश होंगे आपसे। समझिए, आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि किसानों को जो है सीधा ऐप के थ्रू या डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके यदि हम ग्राहकों से सीधे जोड़ दें तो बिचौलिए तो बीच में वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। किसान घर घर जाके यदि उनको अच्छी सब्जी का भाव मिलेगा तो बिल्कुल जाके बेच सकते हैं, है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी लाई जा सकती हैं। इसके लिए लोकल जो है लोकल लोगों को, स्थानीय स्तर पर लोगों को ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। अगला है ई नाम की व्यवस्था। ई नाम किसानों की समस्याओं का निराकरण करने में बहुत कारगर है। ये ज्यादा फैल नहीं पाया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। क्या है कि किसानों की जो फसलें होती हैं इनको बिचौलिए और व्यापारी लोग कम कीमत में खरीद लेते हैं मंडियों में, क्योंकि किसानों को पता नहीं है कि हमारे आसपास की मंडी या हमारे आसपास के राज्यों की मंडी में फसलों के भाव क्या है, उनको नहीं पता। लेकिन सरकार ने अभी ई नाम प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें उनको किसानों को पता चलता रहता है कि हमारे पड़ोस के राज्य में इस फसल का भाव क्या है, तो वो व्यापारी को बेचने से इनकार कर सकते हैं। तो ये एक ई नाम वाली व्यवस्था हमारे यहाँ पर जो है चल रही है, ये भी एक निराकरण की तरह। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति पर चर्चा कीजिए एवं उत्तर की पुष्टि कीजिए। 200 वर्ड्स में क्वेश्चन हो सकता है ना। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डिस्कस एंड कंफर्म द करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। 200 वर्ड्स 11 मार्क्स। इसके लिए आपको पॉइंट लिखना है कि हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो किताब आती है उसमें 1920 में लिखा है कि भारत की आबादी का एक बड़ा वर्ग, देखिए बड़ा वही वाला पॉइंट है ना, आप 2022 में भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि लगभग हर एक जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है उसमें ये पॉइंट लिखा ही रहता है, कंफर्म लिखा ही रहता है। तो भारत के आबादी का बहुत बड़ा वर्ग रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। कितना? अभी करंट में है 41.49%। घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, ज्यादा नहीं घटता है, 40 के आसपास आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। आपको यदि पॉइंट याद नहीं रहे तो आप 40 लिख सकते हो। मतलब हमारे देश की आबादी का बहुत ज्यादा 41% लोग जो है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, यह पॉइंट लिखिएगा।
आप ये भी लिखिएगा कि आंकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन जो है जीवीए में कृषि और उसका जो सपोर्टिव सेक्टर है उसका रोल 2014-15 में 18.2% था, लेकिन 2019-20 में घट के ये हो गया है 16.5%। ये आपको फैक्ट लिखना है, ठीक है। ये फैक्ट आप लिखोगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, है ना। आप ये बोलेंगे जीवीए क्या है, सिंपल सी बात समझाऊं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट जो है बनाया, प्रोडक्ट बनाने में आपको 20 रुपए की लागत लगी और आपका प्रोडक्ट 30 रुपए में बिक गया, तो आपको 10 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट है जीवीए। जब पूरी इकोनॉमी का टोटल इस तरह के प्रॉफिटों को जोड़ा जाता है तो उसको हम कहते हैं जीवीए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह का जीवीए कितना रहा है, 18.2% रहा है, 2014-15 में रहा है, लेकिन 2019-20 में ये घट के हो गया कितना, 16.5%, जो कि गलत है, अच्छा नहीं हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का स्तर कम होने से प्रोडक्शन में कमी आती है। मशीनें, है ना, मशीनों का यूज जो है बहुत कम है हमारे यहाँ पर। मतलब आप ये मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में मात्र हमारे यहाँ 40% ही मशीनरी आई। बाकी जो दुनिया के देश है कंपैरिजन में हम देखें तो ब्राजील में 75% और यूएसए में लगभग 95% तक का रेशियो है मशीनों का, और हमारे यहाँ कितना, 40% तक का। तो मशीनों का यूज ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है, इस वजह से हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी भी बहुत सारे काम जो है वो हाथों से ही होते हैं, है ना, जिनमें अधिकतम हम कह सकते हैं कि छोटे जो किसान होते हैं, सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, वो मशीनरी का यूज कम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मार्जिनल फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें भी ये पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट ऐसा नहीं कि ये पॉइंट केवल इसी टाइप के क्वेश्चन में काम आते हैं, अदर क्वेश्चन के आंसर में भी आप उनको लिख सकते हैं बेटा। अगला, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में असमानता विद्यमान है। कृषि ऋण क्या, देखो किसानों को जो क्रेडिट मिलता है उसमें जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अनबैलेंस है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये एक बड़ी देश की समस्या है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्रेडिट बहुत आसानी से मिलता है। ये एक बात याद रखिएगा कि जो बैंकें होती हैं वो उन किसानों को क्रेडिट बहुत आसानी से देती हैं जो बड़े किसान होते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे किसान होते हैं उनको क्रेडिट लेने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर लगातार यदि घाटों की स्थिति होती है, घाटे की स्थिति होती है, तो वहां पर भी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ये भी हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर का एक करंट स्टेटस है, जिसको आपको डिस्कस करना है। ये वाला जो पॉइंट है ये आप किसी भी साल में 2-4-5 साल में भी आप पीएससी एग्जाम देने वाले हैं, आपकी एज कम है तो आप इस पॉइंट को आप तब भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं उनकी इनकम का सेकेंडरी सोर्स जो है वो है मिल्क प्रोडक्शन, या जो पशुओं से मिलने वाली आय है वो, है ना। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य आपको पता होगा कि सरकार ने रखा है। तो इसको यदि प्राप्त करना है अगले 5 साल के दौरान, तो उनको पशुधन प्रोडक्शन में, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लानी पड़ेगी। करीब जो हर साल का ग्रोथ रेट रखना पड़ेगा, 7.9% का ग्रोथ रेट रखना पड़ेगा, लेकिन माइनस चल रहा है। कारण क्या है थोड़ा समझिए कि हमारे यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन जो है करंट ईयर में हो रहा है 187.7 मिलियन टन। कितना, 187.7 मिलियन टन का हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, करंट का स्टेटस है। अब एक व्यक्ति को के लिए डेली 394 ग्राम मिल्क ही मिलता है। मेरे हिसाब से एक पोषक के लिए, पोषणता के लिए ये मिल्क की सप्लाई जो है ये बड़ी कम है। लगभग ये आधे लीटर तक तो होना चाहिए, या 1 लीटर तक हो तो और ज्यादा बेहतर है। तो मिल्क की जो डिमांड ज्यादा है ना, और उसकी सप्लाई जो है बहुत कम है। और मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके थ्रू हम बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखिए, देश है आइसलैंड है। आइसलैंड में आप देखिए, और ये आपका न्यूजीलैंड, ये जो बड़े छोटे छोटे देश है। आइसलैंड देखा जाए तो होने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी है।
न्यूजीलैंड तो छोटा बहुत है, समुद्र से घिरा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन ये देश क्या करते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट में बहुत उन्नत हैं। इन्होंने मिल्क प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत काम किया। मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे भी बहुत काम किया, जैसे पनीर है, मिल्क पाउडर है, और यहाँ तक कि भारत में की डिमांड को भी ये लोग पूरा कर रहे हैं। अभी ये प्रोडक्ट, ये जो ब्रांड है, ये हमारे यहाँ पर आता है, एंकोर जिसको आप कहते हैं, ब्लू मिल्क पाउडर, ये जो है भारत में कहाँ से आता है? न्यूजीलैंड से आता है। तो आप मेरी बात को समझिए कि ये भी एक हमारे यहाँ पर किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप आंसर में इसको यूज कीजिएगा तो आपको काम आएगा। करंट स्टेटस भी आप दिखा सकते हैं कि हम लोग जो है मिल्क प्रोडक्ट के मामले में कई जगह पर हम लोग सेल्फ डिपेंड नहीं है, लेकिन हम अब ये पॉइंट में भी आप यूज कर सकते हो कि आप 2023-24 तक जब भी भारत सरकार जो है किसानों की आय को दुगना करने की बात कर रही है तो किस बेसिस पर कर रही है, उस पॉइंट में भी आप इस आंसर का यूज कर सकते हैं। एक और बात आप लिखिए, कृषि उत्पादों में वैश्विक व्यापार में भारत का एक अग्रणी स्थान है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने में बहुत ऊंची पोजीशन है ना। किंतु विश्व में कृषि व्यापार में भारत की पोजीशन जो है बहुत कम है। मतलब हमारा इकोनॉमी का जो रेशियो है उस हिसाब से तो बहुत कम है, हमारा 2.15% ही करंट स्टेटस है। अब आपको यदि सॉल्यूशन वाले आंसर आए हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट जो है खासतौर पे समुद्री उत्पाद वगैरह जो उनकी सेल के ऊपर ज्यादा ध्यान दें तो हमारे यहाँ पर ज्यादा सेल बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ सकता है, किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। भारत के जो निर्यात करते हैं हम लोग, है ना, आप ये जो करंट स्टेटस वाले पॉइंट में आप लिख सकते हो कि भारत का जो निर्यात होता है खासतौर पर अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में होता है। और आप ये भी लिख सकते हैं 1991 के बाद एक्सपोर्ट में काफी सुधार आया है। कई देशों ने हमारे प्रोडक्ट पर बैन लगा रखे थे क्योंकि हमने भी उनके लगा रखे थे, हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, लेकिन 91 के बाद में हमने इंपोर्ट की छूट दी तो उन लोगों ने भी अपने देशों में इंपोर्ट की छूट दी। अब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बहुत एक्सपोर्ट होता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा रुपया बहुत बैलेंस है। उसकी मूल वजह है कि हमने हमारा यूरोप जो है फूड का, हमारे फूड का आप ये समझिए कि इतना ज्यादा कंजप्शन करता है कि हम यदि उनके 1 रुपए का सामान खरीदते हैं जब तक वो हमारी 6 रुपए की चीजें खरीद देते हैं। मतलब इतना ज्यादा हमारा जो है एक्सपोर्ट यूरोपीय देशों में होता है। तो इसको यदि हम लोग बढ़ाएं, इसके लिए एक पूरा मार्केट सप्लीमेंटेशन सिस्टम लाएं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा योगदान देंगे। और भी बहुत सारे देश हैं जो समुद्र के किनारे हैं जो हमारे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं है, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, अब फूड प्रोसेसिंग की बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जरूरत है। तो करंट स्टेटस में तो हम लोग ये बात लिख रहे हैं, लेकिन जो निदान है, सॉल्यूशन है, उसमें आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में कृषिगत विकास। देखिए, ये टॉपिक जो है आपको समझा दूं कि ये इस साल जो एग्जाम होने जा रही है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा, उसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया। मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न है मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूं कि क्वेश्चन आंसर में मैं पढ़ाता हूं, मैं किताबी भाषा में पढ़ाने में भरोसा नहीं करता हूं, और मेरे जो संभावित प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। और ये प्रश्न तो एक बहाना होता है, मुझे असल में आपको बुलेट पॉइंट बताना होता है। मतलब ये कि आप हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकें उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ तर्क ऐसे होते हैं, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको मैं बता सकूं। तो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न को पढ़ाने में ज़्यादा बेहतर समझता हूं। तो 2019 का जो मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए इस तरह का एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कृषिगत विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट द ब्रीफ कमेंट्री ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश एंड कंफर्म द आंसर। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है, 300 वर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। 6 मार्क का भी ये क्वेश्चन हो सकता है और 100 वर्ड्स में भी आपको लिखना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है। पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में कृषिगत विकास को समझाइए, या उदारीकरण के बाद हुए कृषिगत एग्रीकल्चर के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है उदारीकरण का उसको समझाइए, उसका विवेचना की। इस टाइप का घुमा फिरा के लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो आपको लिखना है। मतलब मैं आपको आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आएगा। थोड़ा क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है, लेकिन उसका आंसर जो है यही आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आंसर्स की डिकोडिंग है। चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं, है ना। आपको इसकी क्या होता है कि कभी भी कोई आंसर लिखते हैं तो पहले उसकी प्रस्तावना हमें लिखनी होती है।
प्रस्तावना जब आप लिखेंगे तो आप उसमें किस तरह लिखेंगे कि आपको कहना है कि खेती जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ये पॉइंट थोड़ा सा बोलना ज़्यादा सही रहता है। पहले ही लाइन थोड़ी सी इस तरह की हो तो अच्छा लगता है। प्रस्तावना में इसी तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत विकास हुआ, क्योंकि हम जो अभी आंसर देने जा रहे हैं, याद रखना, हम जो प्रस्तावना लिखते हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, वो कुछ इस तरह का होता है कि हम जो आंसर लिखने जा रहे हैं उसकी कुछ ब्रीफिंग हमें बतानी पड़ती है ना। तो आपको लिखना है कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, वो मध्य प्रदेश की कृषि का आधार है और अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। पहले हमारा मध्य प्रदेश जो है, आपको पता होगा कि बीमारू राज्य कहलाता था, सीक स्टेट कहलाता था, है ना। बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिकल इश्यूज थे हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा इनकम हमारी कम थी। तो इन सबको सुधार करके पिछले 15 वर्षों में हमारे यहाँ विकास हुआ है, उसी को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। प्यारे छात्रों, आपको जो है लिखना है इसके बारे में कि कृषिगत दर में वृद्धि, है ना। आपको लिखना है कि सूबे में, सूबे मतलब हमारे स्टेट में, है ना, हमारे स्टेट में पिछले 5 सालों में जो है 18% की ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले 5 सालों में 18%, 18% की ग्रोथ रेट रही है। मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है और आज हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के दर्जे से बाहर निकल गया है और हमारे राज्य ने लगातार 5 सालों तक, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट रही, चाहे एनडीए गवर्नमेंट रही, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही, लेकिन लगातार 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। तो ये है हम सबके किसानों की, हमारे किसानों की मेहनत का परिणाम कि हमने बहुत अच्छा ग्रोथ रेट जो है वो अचीव किया है। देश के नेशनल ग्रोथ रेट से हमारा सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से हमने पंजाब वगैरह को भी पीछे छोड़ दिया है ना। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है, पूरा डाटा आप बिल्कुल लिखिएगा कि मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार 2004 और 2005 में लगभग 73 लाख मीट्रिक टन थी और फिलहाल जो है नाउ 2020, अभी आपके मई में आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं कमल पटेल, उन्होंने जो है इन्फॉर्म किया है कि हमने मात्र मात्र रबी के सीजन में ही हमने 87.43 लाख मीट्रिक टन वीट का प्रोडक्शन कर लिया है। मतलब आप थोड़ा सा बात को समझने की गौर की बात है कि साल भर में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर खरीफ के सीजन में भी गेहूं बोया जाता है। अधिकतम तो रबी में ही होता है, सुटेबल समय वही होता है, लेकिन किसान क्या होता है कि अपना जो है क्रॉप साइकिल जो है चेंज करने के लिए या अपनी भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सीजन भी चेंज करते हैं कई बार। तो वहां तब भी गेहूं का प्रोडक्शन होता है, तो उसको छोड़कर केवल रबी के मौसम में हमारे यहाँ पर 87.43 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोडक्शन हो गया। मतलब हमारे यहाँ अच्छी ग्रोथ रेट रही, है ना। और उन्होंने एक आंकड़ा जो दिया है माननीय कमल पटेल ने, कि ये उनका कहना था कि 12.61 लाख फार्मर्स ने ही इतना दिया है। मतलब ये मई में जिस समय ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये उस समय सरकार ने सभी पूरे गेहूं की खरीदी नहीं कर ली थी, है ना। ऐसे समय पर ये इंफॉर्मेशन दी गई कि हमने इतना प्रोडक्शन किया है। मतलब ये 2004-5 के आंकड़े से काफी ज्यादा है, ठीक है। और एक डाटा जो है आपको याद रखना है कि 2004 और 2005 में जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो लगभग जो है वो कितना था, मात्र 18.21, मात्र 18.21 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन होता था, है ना। और उससे बढ़कर आज 2020 में हम 34.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 34.13 हेक्टेयर पर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब ये अच्छा ग्रोथ रेट आया है। थोड़ा डाटा याद रखना पड़ेगा, लेकिन यदि करंट के उसमें क्वेश्चन आ जाता है, करंट के एस्पेक्ट्स में, तो आपको इसका उत्तर लिखना चाहिए और फैक्ट्स के साथ लिखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इस आंसर को प्रूफ कीजिए या, है ना, इस तरह के सवाल आते हैं, तो उसमें आपको फैक्ट लिखने में सुविधा रहेगी। अब एक डाटा आपको लिखना है कि 2005, 2006 से 2015-16 के पूरे दशक में मध्य प्रदेश ने अपनी फसलों की पैदावार वृद्धि को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बढ़ते देखा है ना। कुछ फसलें हैं, उनका नाम याद रखिएगा: गेहूं, धान, कपास, गन्ना, कच्चा जूट तथा मेस्ता। मेस्ता क्या है, थोड़ा सा ये नीचे तस्वीर आपके सामने है, ये आपने पुष्प देखा ही होगा, इसको मेस्ता कहते हैं। तो इन चीज़ों में प्रोडक्शन जो है, हमारा जो सालाना ग्रोथ रेट रहा है वो 5% से ज़्यादा रहा है, 5% से ज़्यादा रहा है। ये बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, ऐसा ग्रोथ रेट किसी भी राज्य का नहीं है,
ठीक है, और नेशनल जो ग्रोथ रेट है उससे हमारा कई गुना ज़्यादा है। तो प्यारे छात्रों, ये वाला डाटा आप याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश ने पिछले 2005 से 2015-16 तक जो है अपना ग्रोथ रेट क्या रहा है कि 5% का ग्रोथ रेट रहा है कुछ खास फसलों में। नाम है गेहूं, धान, कपास, गन्ना और कच्चा जूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है, हमने ये जो पॉइंट लिखा है एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट के बारे में लिखा है। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम गरीबी में जो कमी आई है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा कि कृषक जो होते हैं, अधिकतम हमारे कंज्यूमर जो है वो कृषक हैं। और अर्थशास्त्र का एक नियम होता है कि जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में कृषक ज्यादा हो, यदि 50% से भी ज्यादा हो, आपका जो कंज्यूमर यदि ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है ग्रोथ रेट। मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपके एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो है वो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, है ना। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है अपने कंज्यूमर पर डिपेंड होती है। हमारा देश जो है डोमेस्टिक सर्विसेज वाला कंट्री है। मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में यदि आप देखेंगे तो सर्विसेज का ज्यादा रेशियो रहता है पूरी जीडीपी में। और ये जो पूरी सर्विस है ये ग्लोबल नहीं है, पूरी डोमेस्टिक है। और हमारे यहाँ का ज्यादा कंज्यूमर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो पूरी जीडीपी में भले ही कम है, लेकिन मैक्सिमम कंज्यूमर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि ग्रोथ रहता है तो बाकी सभी जगह ग्रोथ रहता है। मेरी बात आप इतने से समझ लीजिए कि भारत की इकोनॉमी के साथ एक ऐसा है कि एग्रीकल्चर के साथ यदि ग्रोथ रेट रहेगा तो बाकी सबके साथ ग्रोथ रेट रहेगा। यदि एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं तो किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ नहीं। ठीक है, यदि इसके लिए कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत में यदि एग्रीकल्चर सेक्टर 4% का डेवलपमेंट करता है तो पूरी इकोनॉमी मिनिमम 8% का डेवलपमेंट करेगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा आपसे कि यदि भारत में किसान 4% का ग्रोथ रेट रखते हैं तो पूरी इकोनॉमी मिनिमम 8% का ग्रोथ रेट रखेगी। किसान यदि 5% का ग्रोथ करते हैं तो पूरी इकोनॉमी 10% का ग्रोथ रेट करेगी। मतलब एग्रीकल्चर पर सब कुछ डिपेंड है क्योंकि कंज्यूमर वही है साहब, कंज्यूमर वही है। तो कंज्यूमर जहां होगा, कंज्यूमर ग्रोथ करेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी करेगी, है ना, सीधा सा सिद्धांत है। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि भारत मध्य प्रदेश में गरीबी में भारी कमी आई है। इसमें आप डाटा लिखिएगा कि विश्व बैंक ने ये जो है आंकड़ा कलेक्ट किया है। उनका कहना है कि 1991 के उदारीकरण के बाद जो है 2005 तक गरीबी में भारी इजाफा हुआ, लेकिन 2005 के बाद गरीबी में लगातार गिरावट आई है मध्य प्रदेश में, है ना। गरीबी कम होने लगी आफ्टर 2005। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो हमारे बड़े शहर हैं वहां पर भी डेवलपमेंट 2005 के बाद ही ज्यादा दिख रहा है, उससे पहले थोड़ा ग्रोथ रेट कम था। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका रेफरेंस आप लीजिएगा तो आपको स्कोर बहुत अच्छा मिलेगा। अब क्या होता है कि हमारे एमपीपीएससी का एक नेचर है कि जब भी हम कोई डाटा लिखते हैं, कोई फैक्ट लिखते हैं, कोई तर्क देते हैं और किसी थिंकर, किसी अर्थशास्त्री या किसी कमेटी या किसी कमीशन की रिपोर्ट को आप आधार बना लेते हो, आप उनको बेस बना लेते हो और उनके बेस पर आप आंसर जब लिखते हो तो आपको अच्छा नंबर मिलता है ना। तो आपको लिखना है, इंदौर के एक व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट के हेड कह सकते हो आप इनको, मध्य प्रदेश के सभी अर्थशास्त्रियों के हेड हैं। इनका नाम है श्री गणेश कवाड़िया जी। गणेश कवाड़िया जी ने कहा है कि तेंदुलकर कमेटी के तरीके पर आधारित आकलनों के मुताबिक, है ना, मतलब उन्होंने तेंदुलकर कमेटी ने जो आंकड़ा दिया है उसका उन्होंने एनालिसिस किया और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले गरीबों की तादाद 2011-12 में 2004-5 की तुलना में 48.6% से घटकर 31.7% पर आ गई। मतलब इनका कहना है कि 2004-5 में हमारे मध्य प्रदेश में जो गरीबी बीपीएल वाले लोग थे, गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे, उनकी संख्या करीब 48.6% थी। वो घटकर सीधे सीधे 2011-12 तक 31.7% पर आ गई। मतलब ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, मध्य प्रदेश ने गरीबी कम करने के लिए बेहतरीन प्रयास किया था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश, एक बात याद रखिएगा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या, आज जो जितना विवाद देखते हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसान बहुत आंदोलन कर रहे हैं, सबसे बड़ी किसानों की समस्या है विपणन व्यवस्था।
बिक्री की व्यवस्था अनेक राज्यों में जो है गड़बड़ाई हुई है, उस वजह से किसान बड़े असंतुष्ट रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ 2-3 सालों में, 2-3 साल पहले एक बड़ा उग्र आंदोलन हुआ था कृषि सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन 2-3 सालों में आंदोलनों में भारी कमी आई है। उसकी वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2-3 सालों में विपणन व्यवस्था को बहुत बेहतरीन कर दिया है ना। तो अक्टूबर 2017 में किसानों ने मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो एक योजना लॉन्च की, उसका नाम है भवंतर योजना। उस योजना का जो उद्देश्य था ये था कि यदि जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग जो किसानों की फसलों को खरीदते हैं, ये लोग यदि कम भाव देते हैं तो आसपास के 2 राज्यों, हमारे आसपास के 2 राज्यों में जो हाईएस्ट रेट होता है, जो एवरेज या फिर कह सकते हैं कि एवरेज रेट जो होता है फसलों का, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसकी भरपाई जो है मध्य प्रदेश सरकार करेगी। उदाहरण के तौर पे समझाएं कि मान लीजिए कोई फसल को व्यापारी जो है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदता है और आसपास के राज्यों में 2,500 रुपए का क्विंटल का भाव चल रहा है। व्यापारी ने खरीद लिया 2,000 रुपए में, तो आप व्यापारी को बेच दीजिए, कोई चिंता नहीं, 500 रुपए की भरपाई जो है आपको मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, तो इस तरह का जो है भवंतर योजना हमारे यहाँ लाई गई। ये योजना बड़ी सक्सेस रही है। इस योजना के बारे में सीधा मैं कहूँ कि नीति आयोग ने भी इसको फॉलो किया है। नीति आयोग का कहना है कि मध्य प्रदेश को देखते हुए इस योजना को पूरे देश में लागू करने की बात उन्होंने की है। और जो है ये इसमें एक बात और कही गई कि इसमें सरकार ने तय न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचने पर किसानों को सीधा मुआवजा देने की बात योजना आयोग ने की है। ये ठीक मध्य प्रदेश की भवंतर योजना को ही फॉलो करने वाली बात है ना। तो इसके ऊपर अच्छी खासी मीट बैठी थी। ठीक है, हाँ, अब इसके ऊपर आपको इसका सार लिखना होगा। हम पूरे डिस्कस कर सकते हैं कि उपरोक्त अनुसार कृषिगत आधारभूत संरचना में विकास, चाहे कृषिगत विविधताओं के साथ विकास हो या कृषि विकास दर में वृद्धि के साथ हो या कृषि के माध्यम से गरीबी में कमी लाना, कुछ नहीं है। ये जो निष्कर्ष होता है इसमें हमें जो हमने हेडिंग्स लिखी हैं, जो हमने ऊपर ऊपर हेडिंग्स लिखी हैं, जैसे गरीबी में कमी लाना या कृषि विकास दर में वृद्धि, ये जो भी बातें हम लोग करते हैं, इन सभी को आपको जो है लास्ट वाला जो बेहतर विपणन व्यवस्था है, जो आपका लास्ट वाला निष्कर्ष है, इसमें हमें जोड़ना होता है और थोड़ी सी उसके आंसरों की, पूरे आंसर की ब्रीफिंग हमें निष्कर्ष में बतानी पड़ती है। ठीक है, एक बात और समझिए कि जो निष्कर्ष होता है वो जो है ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत लिखा है क्योंकि आंसर भी थोड़ा बड़ा था। ऐसा एक अनुपात चलता है कि इंट्रोडक्शन यदि 4 लाइन का है तो आपका मेन आंसर जो है कम से कम 8 लाइन का होना चाहिए और उतना ही बड़ा आपका निष्कर्ष होना चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपके समझने के पर्पज से थोड़ा सा बड़ा लिखा है। मेरा आपका कहने का तात्पर्य यही है कि आपको निष्कर्ष में पूरे आंसर की एक ब्रीफिंग बतानी होती है कि आपने उसमें क्या बात की है ना। तो आपने लिखा है कि कृषि विकास दर में वृद्धि हो, चाहे कृषि के माध्यम से गरीबी में कमी लाना हो, या फिर किसानों की सबसे बड़ी समस्या विपणन व्यवस्था ही क्यों ना हो, मध्य प्रदेश का स्थान सर्वोच्च रहा है, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में अन्य क्षेत्र भी विकसित हुए। अब हमने वही डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमी में हमारे अदर सेक्टर तब डेवलप होंगे जबकि एग्रीकल्चर डेवलप होगा। जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट रहेगी तो बाकी सभी क्षेत्रों में ग्रोथ रेट रहेगी। ये मैंने जो है आपको इस आंसर की पूरी थीम जो है वो यही है। तो मैंने आपको कहा है कि मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वाकई में उसके पीछे बहुत ज्यादा गहरे अर्थ में एग्रीकल्चर है। इसके बारे में ही आपको चर्चा कर लेना है इस आंसर में। ठीक है, तो मित्रों ये आपको आंसर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, मेरी क्लास आपको कैसी लगी? यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप YouTube चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और साइड में घंटे का बेल आइकन आएगा, उसको जरूर दबाइए। तो इससे ये होगा कि जब भी मैं अपने नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमारे क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे रेफरल कोड SP आनंद जाट को यूज कीजिए और 10% तक फीस में डिस्काउंट लीजिए। और आप हमारे नोट्स यदि पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।